दोस्तों, स्टेबलाइजर क्या है और हमें स्टेबलाइजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्टेबलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? स्टेबलाइजर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और हमें कौन सा स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए, कौन सा स्टेबलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, ऐसी ही यूजफुल और चौंकाने वाली जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेबलाइजर क्या है। हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई के वोल्ट को कम या ज्यादा करने के लिए यूज में लिया जाता है। यानी एक स्टेबलाइजर के अंदर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। एक इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जिनको EI कोर के ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कैपेसिटी के हिसाब से यह बड़े छोटे हो सकते हैं। और एक दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको टोरॉइडल कोर के ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यह भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े हो सकते हैं। और यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोनों की तरह कार्य करते हैं। स्टेबलाइजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दोस्तों, जिन स्थानों पर वोल्टेज कम आती है तो वहां पर वोल्ट बढ़ाने के लिए यानी 220 या 230 वोल्ट की सप्लाई लेने के लिए हमें स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। या कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वोल्ट रहती है, 250 वोल्ट से अधिक ही रहती है, तो वहां पर वोल्ट को कम करने के लिए, जिससे कि हमारे अप्लायंस खराब न हो, क्योंकि हम इंडिया में जो अप्लायंस यूज करते हैं उनको 200 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में सप्लाई चाहिए, तभी हमारे अप्लायंस सही तरीके से वर्क करते हैं। या इसके अलावा हमारा तीसरा तर्क यह रहता है कि अधिक वोल्ट आ जाने से या वोल्ट का जर्क आ जाने से, यानी हाई वोल्ट कट से और लो वोल्ट कट से बचाव के लिए भी हम स्टेबलाइजर का यूज कर लेते हैं। अक्सर यही भ्रम एयर कंडीशनर के साथ भी देखा जाता है। जितनी भी एयर कंडीशनर कंपनियां हैं या टेक्नीशियन हैं या सेलर हैं, वह यह सजेस्ट करते हैं कि आप एक एयर कंडीशनर परचेज कर रहे हैं, महंगा प्रोडक्ट है, तो इसके साथ आपको स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए, जिससे आपका एयर कंडीशनर सेफ रहेगा। यानी तीन प्रकार के यूजर। नंबर 1, जिनके यहां वोल्टेज कम आ रही है वह स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं। नंबर 2, जिनके यहां वोल्टेज हाई आ रही है, 250 वोल्ट से अधिक आ रही हैं, वह भी स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं। नंबर 3, सेफ्टी पर्पज को लेकर भी स्टेबलाइजर का यूज किया जा रहा है। जबकि वोल्टेज सही है, सप्लाई सही है, लेकिन सेफ्टी पर्पज को लेकर भी स्टेबलाइजर का यूज किया जा रहा है। तो यह कितना सही है, कितना गलत है, क्या इससे हमें फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, वीडियो में इस पर भी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनके यहां वोल्टेज कम की समस्या है और यह समस्या लगातार है, 12 महीने है, 24 घंटे है, तो आपकी मजबूरी है, आपको स्टेबलाइजर का यूज करना ही पड़ेगा। और यह वह यूजर जिनके यहां वोल्टेज अक्सर अधिक ही रहती है, 300 वोल्ट ही रहती है, उससे कम नहीं होती है, उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि दोनों ही तरीके के यूजर, चाहे वह वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या वोल्टेज को घटा रहे हैं, यानी स्टेबलाइजर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों ही तरीके से एनर्जी का लॉस करता है, जिससे यूजर के बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। और एक स्टेबलाइजर से बिजली बिल में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, यह निश्चित कहना असंभव है, क्योंकि एक स्टेबलाइजर एनर्जी का कितना लॉस कर रहा है वह डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। जैसा कि यह ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, 3rd क्वालिटी की इसके अंदर कोरें लगाई गई हैं। यह जो कोरें होती हैं, आयरन कोरें होती हैं। कोरों का एक ट्रांसफार्मर के अंदर मेन रोल होता है, इन्हीं से एनर्जी का लॉस होता है। कोरें यदि बहुत बेकार क्वालिटी की हैं तो एनर्जी का अधिक लॉस होगा। कोरें यदि अच्छी क्वालिटी की हैं तो एनर्जी का कम लॉस होगा। कॉइल के अंदर आपने क्या मटेरियल लगाया है, कॉपर लगाया है, एल्युमिनियम लगाया है, और वह भी किस क्वालिटी का है, इस पर भी एनर्जी लॉस डिपेंड करता है। और एक 5 किलोवाट लोड कैपेसिटी के स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर का कम से कम एनर्जी लॉस 100 वाट का रहेगा और अधिक से अधिक एनर्जी लॉस 500-600 वाट तक भी हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ घरों में जो लगातार लोड होता है वह 500-600 वाट तक का भी नहीं होता है, और एक 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर भी 500-600 वाट तक एनर्जी का लॉस कर सकता है।
यदि बहुत ही थर्ड क्वालिटी का ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। और जो छोटे स्टेबलाइजर होते हैं, जैसे फ्रिज का स्टेबलाइजर होता है या एसी का स्टेबलाइजर होता है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के स्टेबलाइजर होते हैं, यह भी कम से कम 70 से 80 वाट और अधिक से अधिक 300 से 400 वाट एनर्जी का लॉस करते हैं। तो कहां पर स्टेबलाइजर का यूज करना चाहिए, यह तो मैंने आपको बता दिया है। अब कहां पर स्टेबलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, यह भी सुन लीजिए। जिन लोगों के यहां वोल्टेज सही आती है, यानी 180 वोल्ट से 250 वोल्ट तक रहती है, उनको स्टेबलाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस समय यदि देखा जाए तो अधिकतर स्थानों पर 180 वोल्ट से ऊपर और 250 वोल्ट से कम ही रहती है। और वहां पर भी लोगों ने स्टेबलाइजर मेन लाइन पर भी लगा रखे हैं, एसी पर भी लगा रखे हैं, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी है। अधिकतर तो यह देखा जाता है कि गर्मियों में मई और जून में कुछ दिनों के लिए वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाती है, लोड बढ़ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, यानी 150 या 160 वोल्ट तक चली जाती है। और यह मात्र 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए रहती है। और उस 1 महीने के लिए भी यूजर स्टेबलाइजर को लगा लेता है और उसके बाद उसको नहीं हटाता है, यानी फिर वह 12 महीने 24 घंटे आपकी लाइन पर लगा रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके बिजली बिल को जस्ट डबल तक एक स्टेबलाइजर कर सकता है, यानी आपके घर का भी उतना लोड नहीं है जितना आपके मेन लाइन पर 5 किलोवाट या 10 किलोवाट या जो भी आपने लगा रखा है, वह स्टेबलाइजर आपका लोड बढ़ा। तो ऐसे यूजर जिनके यहां वोल्टेज की समस्या मात्र कुछ दिन के लिए रहती है, वह 12 महीने स्टेबलाइजर न लगाएं। केवल जिन दिनों में या जिस महीने में वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है, केवल उसी दौरान स्टेबलाइजर का यूज करें। क्योंकि दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंडिया में जितनी एनर्जी का यूज करते हैं, उससे अधिक एनर्जी का ह्रास हो रहा है। तो हमें जागरूक होना होगा कि हमारे घर में जो जो अप्लायंस एनर्जी का लॉस करते हैं या थर्ड क्वालिटी के अप्लायंस हैं, उनको रिप्लेस करना चाहिए, जिससे हम अपने हित में भी यानी अपने बिजली बिल को भी कम कर सकते हैं और कंट्री की एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। और या कुछ यूजर ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है, पर खतरा बना रहता है कि 11,000 वोल्ट आ सकती है, वोल्ट का स्पाइक आ सकता है या कभी कभी डबल फेस भी आ जाता है। इसलिए उन यूजर ने स्टेबलाइजर लगा रखा है मात्र सेफ्टी पर्पज के लिए। तो दोस्तों आप हाई वोल्ट की वजह से या 11,000 या आसमानी बिजली की वजह से कभी भी स्टेबलाइजर का यूज न करें, क्योंकि स्टेबलाइजर आपकी सेफ्टी न 11,000 वोल्ट से कर सकता है, न वोल्ट के स्पाइक से कर सकता है, न आसमानी बिजली से कर सकता है। हाँ, यदि कभी कभार 300 वोल्ट या 400 वोल्ट आ जाती है तो उससे आपका बचाव कर सकता है, लेकिन यदि 300-400 वोल्ट से अधिक वोल्ट आ जाती है तो उस समय स्टेबलाइजर के अंदर जो कट ऑफ सिस्टम या कट ऑफ रिले लगी हुई होती है, वह वर्क ही नहीं करेगी। घर में प्रोडक्ट की सेफ्टी या यूजर की सेफ्टी के लिए मैक्समोल कंपनी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है, सेफ्टी डिवाइस के नाम से, जो हाई वोल्ट पर भी प्रोटेक्ट करती है, लो वोल्ट पर प्रोटेक्ट करती है, 11,000 वोल्ट पर डबल फेस पर प्रोटेक्ट करती है, वोल्ट के स्पाइक या आसमानी बिजली पर भी प्रोटेक्ट करती है। हाँ, वोल्टेज को कम या ज्यादा नहीं करती, यानी उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है, बाकी सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है। एनर्जी लॉस 0 रहता है, यानी उसका अपना किसी प्रकार का एनर्जी का कंजप्शन नहीं है। बहुत जल्दी वह प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है जो स्टेबलाइजर से आपको पूरी तरीके से छुटकारा दिला सकता है। कुछ यूजर तो क्या करते हैं कि अपने घर में जितने अप्लायंस हैं उतने ही स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, यानी जितनी एनर्जी का कंजप्शन आपका अप्लायंस नहीं कर रहा है, उतनी एनर्जी का कंजप्शन स्टेबलाइजर कर रहा है। एक नॉर्मल कंडीशन आपको बता देता हूं, यदि आपने 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर मेन लाइन पर लगा रखा है, नॉर्मली 200 वाट की एनर्जी का लॉस कर रहा है। एक नॉर्मल क्वालिटी का स्टेबलाइजर, ना बैड क्वालिटी है ना बहुत अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल क्वालिटी का स्टेबलाइजर है, 200 वाट की एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो वह स्टेबलाइजर 5 घंटे में 1 यूनिट खर्च कर रहा है, पर डे 5 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और हम यह मान लेते हैं
कि हमारा बिल इतना ही आ रहा होगा, हम इतनी ही बिजली खर्च कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि हम एसी कोई भी ले आएं, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले आएं, 5 स्टार ले आएं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ले आएं, उसके साथ स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट एसी होते हैं यानी नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी होते हैं, उनके साथ स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, वह भी ऐसी जगह जहां पर वोल्ट कम आते हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के अंदर जो कंप्रेसर होता है वह वोल्ट के अकॉर्डिंग ही कूलिंग करता है। वोल्ट कम हो जाएगी तो कूलिंग कम हो जाएगी, वोल्ट अधिक हो जाएगी तो कूलिंग अधिक हो जाएगी, जबकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में BLDC टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर होता है, जिसको SMPS सप्लाई से चलाया जाता है। जो कंप्रेसर को फिक्स 24 वोल्ट, 48 वोल्ट या 60 वोल्ट, जितने वोल्ट का भी कंप्रेसर लगाया गया है उतने वोल्ट फिक्स उसको मिलती है। यानी पीछे से इनपुट एसी 150 वोल्ट से 300 वोल्ट तक कितनी भी कम या ज्यादा होती रहे, कंप्रेसर को आगे फिक्स वोल्ट ही मिलता है, और फिर भी हम स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। एसी से पहले हमने जो स्टेबलाइजर लगा लिया है उसका 100 वाट तक का अपना लोड हो जाता है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे यहाँ वोल्ट की प्रॉब्लम है, हमें स्टेबलाइजर लगाना ही है, तो कौन से स्टेबलाइजर का यूज करें, क्या उसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबलाइजर यूज करें। ऐसा न हो कि लोड तो आपका कम है, स्टेबलाइजर आप बहुत बड़ा लगा लेंगे, ऐसा करने से भी एनर्जी का लॉस होगा। तो यदि आपका लोड 3 किलोवाट तक का है तो आप 3 किलोवाट का ही स्टेबलाइजर लगाएं। आपका लोड 5 किलोवाट तक का है तो 5 किलोवाट का ही स्टेबलाइजर लगाएं, क्योंकि यदि आप अपने लोड को कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका लोड 5 किलोवाट हो रहा है तो वह 5 किलोवाट लोड लगातार नहीं चलता है। कभी 500 वाट ही लोड चलेगा, कभी 1 किलोवाट लोड चलेगा, कभी 3 किलोवाट लोड चल सकता है। तो कैपेसिटी से अधिक वाट का स्टेबलाइजर न लगाएं और स्टेबलाइजर की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखें कि जिन दिनों में वोल्टेज की समस्या रहती है, कम या ज्यादा वोल्टेज की समस्या रहती है, उन्हीं दिनों में स्टेबलाइजर का यूज करें। और दोस्तों इसके अलावा भी सप्लाई की आपके सामने समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।